Hello everyone, welcome you all back to my YouTube channel. So today we are starting with GSCR 3B. So in last class हमने जो किया था that was GSCR 1 जो कि हमने किया था. तो एक बार हम इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं. सो इसमें जो सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 37 हमने जो रीड किया था एंड फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज़. सो जब भी हमें कोई आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी तो ये रिक्वायरमेंट क्या थी कि कौन कौन रिक्वायर्ड है टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. सो इसका जो पॉइंट था कि ऑल द टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग अ CTP बट एक्सेप्ट वी हैड फ्यू मतलब कुछ एग्जेम्पशंस थे इसके. दैट वाज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम and a person deducting tax at source, person collecting tax at source and OIDAR services. Fine. उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको फर्निश करने के लिए आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स को फर्निश करने के लिए जो हमारे पास फॉर्म होता है दैट इज़ GSTR 1. सो इसके लिए फॉर्म होता है GSTR 1 और इसकी ड्यू डेट क्या होती है. ड्यू डेट होती है इसकी हमारे पास 10th of the succeeding month. पर इसका क्या है कि हम इसमें 11th ऑफ द डे अगर इन केस हम 10th तक नहीं कर पाते तो हम 15th से लेके 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ से लेके 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ के बीच में इसमें हम डिटेल्स फर्निश नहीं कर सकते. उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्वार्टरली फाइलिंग का एक पॉइंट आया था हमारे पास कि क्वार्टरली फाइलिंग के लिए अगर कोई मान लो कोई एक ऐसा टैक्स पेयर है जो कि एक स्मॉल टैक्स पेयर है एक, उसको जो है उसको क्या रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर वो क्वार्टरली फाइलिंग करना चाहता है तो वो क्वार्टरली फाइलिंग कर सकता है. अब स्मॉल टैक्स पेयर की जो डेफिनेशन थी दैट वाज 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर अगर उसका होगा. अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का होगा तो उसको क्वार्टरली फाइलिंग करने के लिए अलाउ किया गया है. और इसकी जो ड्यू डेट होगी दैट विल बी 13th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर. मतलब क्वार्टर अगर जैसे मेरा मार्च में ख़त्म हुआ तो उसकी जो ड्यू डेट होगी दैट विल बी 13th ऑफ अप्रैल. बट बाकी लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाएगी तो उनके लिए क्या होगा, उनको नॉर्मली मंथली बेसिस पर ही इनका आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स को फर्निश करना पड़ेगा. उसके बाद है कि हम कई जो इन्वॉइसेस जो होंगे हमारे और हमारी जो डिटेल्स होंगी आउटवर्ड सप्लाईज़ की वो या तो हम कंसोलिडेट करके कर सकते हैं या हम इन्वॉइस वाइज करेंगे. ये दो हमने पढ़ा था, या तो हम कंसोलिडेट करके करेंगे या हम इन्वॉइस वाइज करके करेंगे. तो कंसोलिडेट करने के सबसे पहले हम इन्वॉइस की बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल इन्वॉइस वाइज हमें कब करना पड़ेगा. अगर मैं सबसे पहला है कि अगर मैं कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ या इंट्रा कर रही हूँ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को कर रही हूँ तो उस केस में इन्वॉइस वाइज डिटेल्स ही फर्निश करनी पड़ेगी मुझे. दूसरा है कि अगर मैं कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ और वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं कर रही हूँ, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं कर रही हूँ और मेरी जो इन्वॉइस की वैल्यू है वो 2,50,000 को एक्सीड कर गई है तो उस केस में भी मुझे इन्वॉइस वाइज डिटेल्स ही देनी पड़ेगी. दूसरा कंसोलिडेटेड मुझे कब करनी है. कंसोलिडेटेड मुझे उस सब केसेस में करनी है जब मैं कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हूँ और वो मैं किसको कर रही हूँ, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं कर रही हूँ. एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं कर रही हूँ और तो इस केस में क्या होगा, मैं कंसोलिडेटेड करके सारी डिटेल्स को फर्निश कर सकती हूँ. दूसरा है कि अगर मैं कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ और वो मैं कर रही हूँ किसको, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को
और जिसकी वैल्यू जो है वो 2,50,000 के को एक्सीड नहीं करिए, अप टू 2,50,000 ही है, तो उस केस में भी जो है मुझे कंसोलिडेटेड मैं कर सकती हूँ फर्निश डिटेल्स। इसके बाद हमने किया था इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स। इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स। अब HSN डिटेल्स का क्या होगा? HSN की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसका हम क्या करने वाले हैं कि इसका हमने किया था कि कितना, जब हम इनवॉइस प्रिपेयर होगा तो उसमें कितने डिजिट्स का HSN जो है वो हम डालेंगे। तो अगर आप मेरी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ की है तो उस केस में नील। बट अगर मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गई है एंड अप टू ₹5 करोड़ है, तो इन दैट केस मुझे जो नंबर ऑफ डिजिट्स HSN के दिखाने पड़ेंगे दैट विल बी 2। अगर 5 करोड़ को एक्सीड कर गई है इन दैट केस 4। फाइन। इसके बाद था कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ GSTR1। GSTR1 की जो डिटेल्स होगी वो रेसिपिएंट को कैसे हम देंगे। तो जब एक आउटवर्ड सप्लाई जिसने करी है तो वो जब अपनी डिटेल्स फर्निश करेगा GSTR1 में, जब वो GSTR1 में अपनी डिटेल्स को फर्निश कर देगा तो उसके बाद GSTR आफ्टर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ जो होगा तो GSTR 2A में क्या होगा, ये GSTR 2A ऑफ रेसिपिएंट के वहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फाइन। ऑटो पॉपुलेट भी कब होगा? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद एक जो मेन पॉइंट था वो था रेक्टिफिकेशन। अगर कोई रेक्टिफिकेशन करनी है हमें, जो हमारे प्रायर हमने जो रिटर्न फाइल प्रायर जो हमने GSTR1 फर्निश करा होगा तो उसकी जो डिटेल्स होगी उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, तो दैट विल बी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ relevant annual return, सॉरी। एंड उसकी बात था कि GSTR1 की जो अगर किसी को नील रिटर्न भरनी है तो दे कैन फिल द GSTR1 थ्रू मोबाइल से, मतलब अपना नील रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। Now that's it for the previous class revision. Now we are starting with the GS. So let's begin with the next section. Now this is section 39, that is furnishing of returns under section 39. तो section 39 के अंदर रिटर्न किस किस को भरनी है, तो जो सेम हमने पिछली पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो सारे टैक्स पेयर, ऑल टैक्सेबल पर्सन्स एक्सेप्ट इन लोगों को GSTR3 भरनी, GSTR3B जो इसका फॉर्म है GSTR3B। तो रिटर्न फाइल करने के लिए सब लोगों को मंथली रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक है, सो इनिशियली इसकी हिस्ट्री क्या है कि इनिशियली रिटर्न इन फॉर्म GSTR3 जो है दैट वाज अवेलेबल फॉर फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न and the due date was 20th of the succeeding month, but it never came into force. So जो अब रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म होता है दैट इज़ फॉर्म GSTR3B और उसकी भी जो ड्यू डेट रहती है दैट इज़ 20th ऑफ द मंथ। ठीक है, इसमें भी सेम रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर सेम रिलैक्सेशन नहीं, मतलब इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए कि अगर कोई पर्सन है, कोई टैक्सेबल पर्सन है जिसकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है
तो उसके केस में जो रिटर्न फाइल करने की डेट होगी दैट विल बी 20th ऑफ द मंथ। बट जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, बिलो 5 करोड़ है, तो उस केस में जो GSTR 3B को फाइल करने की डेट होगी दैट विल बी 22nd और 24th ऑफ द मंथ। एंड ये डिपेंड करेगा किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी की ये बात की गई है। और GSTR 3B में भी क्या है, सेम है कि नील रिटर्न जो होगा, नील GSTR 3B कैन बी फाइल थ्रू SMS यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। देन इसके कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेंट्स ऑफ GSTR 3B। तो जो कंटेंट्स GSTR 1 में हमने पढ़े थे वो सेम कंटेंट्स जो हैं वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि सेम वैसे ही कंटेंट्स हैं इसमें भी। एंड उसके बाद जो हमें करना है दैट इज़ GSTR 4। सो GSTR 4 किसके लिए है, तो GSTR 4 है रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर्स के लिए। कॉम्पोजिशन सप्लायर, अगर किसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है तो उनको जो रिटर्न फाइल करनी है दैट विल बी फाइल्ड इन फॉर्म GSTR 4। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि पे कर रहा है टैक्स अंडर सेक्शन 10 जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर्स के लिए है। तो उन सब लोगों को अपनी टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न इन GSTR 4, उनको अपनी एनुअल रिटर्न जो होगी वो GSTR 4 में फाइल करनी पड़ेगी। फाइन। उसके बाद क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अब इसमें क्या है कि कोई भी जो भी पर्सन GSTR 4 के अंडर अपनी फाइलिंग कर रहा, एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, उसको अपना स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ेगा इन GSTR CMP 08, इन फॉर्म GST CMP 08, जिसमें वो कंटेन करेगा डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर। और इसकी ड्यू डेट क्या है, 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल कॉम्पोजिशन सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न GSTR 4 एनुअली, उसको रिटर्न तो एनुअली भरना है पर उसको पे जो करना है टैक्स वो हर क्वार्टर में करना पड़ेगा। ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स क्वार्टरली। While a composition supplier is required to file the return GST 4 annually, he is required to pay the tax quarterly. Fine. Then हमारे पास B पॉइंट है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 4 एंड स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो जो ड्यू डेट रहेगी हमारे GSTR 4 को फाइल करने की वो रहेगी विल बी फर्निश्ड बाय 30th April ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लो हम 2017-18 के लिए कर रहे हैं तो इसकी जो ड्यू डेट रहेगी दैट विल बी 30th April 2018। फाइन। सो अगला है कि ये पॉइंट्स देख लीजिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो जो एनुअल रिटर्न अभी हमने क्या पढ़ा कि एनुअल रिटर्न जो होगी वो तो एक बार फाइल की जाएगी, पर जो उसकी क्वार्टरली फाइलिंग होगी GST की वो GST फॉर्म किस में होगी, GST CMP 08 में क्वार्टरली होगी। और उसकी ड्यू डेट जो रहेगी दैट विल बी 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल GSTR 4 for financial year is 30th day of April following the end of such quarter। उसके बाद है contents of GSTR 4। अब contents क्या है, सेम वही टाइप्स के contents हैं और इसमें कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। देन consolidated details of outward supplies। कॉम्पोजिशन, जैसे हमने आउटवर्ड सप्लाईज़ का GSTR 1 में पढ़ा था, अब ये कॉम्पोजिशन सप्लायर्स के लिए है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स आर नीदर एंटाइटल्ड फॉर एनी ITC नॉर एंटाइटल्ड टू पास एन ITC टू इट्स कस्टमर। क्योंकि हमें पता है कि कॉम्पोजिशन सप्लायर्स जो होंगे वो उन्होंने ये स्कीम ली है जिसमें वो एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स पे करते हैं, तो उसमें ना ही इनको ITC पे करना है ना इनको ITC रिसीव होगा। सो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर composition taxpayers are required to provide consolidated details of outward supplies in GSTR 4 जिसका टेबल
6 में उनको देना पड़ेगा, एंड नॉट इनवॉइस वाइज। इनवॉइस वाइज उनको डिटेल्स हमें नहीं, इनवॉइस वाइज डिटेल उनको नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उनको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड वे में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में वो दे सकते हैं, and not invoice wise details. However, details of interstate and intrastate inward supplies, जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज होंगी, आउटवर्ड सप्लाईज के लिए तो क्या हो गया कि आउटवर्ड सप्लाईज के लिए उनको कंसोलिडेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे इन टेबल 6 में। अब इनवर्ड सप्लाईज का क्या होगा, चाहे वो इंटर हो या इंट्रा हो, रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड, चाहे वो रजिस्टर्ड से हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन से हो, आर टू बी प्रोवाइड इनवॉइस वाइज। मतलब अगर कोई इनवर्ड सप्लाईज है तो उनकी इनवर्ड सप्लाईज की सारी डिटेल्स वो है इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी इन टेबल 4 में। फाइन। Tax liability. Since composition suppliers are not eligible to take ITC, they discharge their tax liability only by debiting electronic cash ledger. अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ही वो डेबिट कर देंगे, और क्योंकि इनकी कोई नॉट एलिजिबल टू टेक ITC तो इनको लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, जितनी भी ये इनवर्ड सप्लाईज करेंगे, मतलब जितनी भी ये परचेजेस करेंगे उसकी जो डिटेल्स होंगी वो GSTR 4A में आ जाएंगी। ये भी सेम वैसी है कि आउटवर्ड सप्लाईज का जो अब हम आउटवर्ड सप्लाईज GSTR 1 में हमने पढ़ी थी कि आउटवर्ड सप्लाईज जब होंगी तो उनकी रेसिपिएंट जो होंगे, रेसिपिएंट को वो डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन हम कैसे फर्निश करेंगे, उसमें हमने किया था कि भाई GSTR 2A में जो होंगी वो सारी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। सिमिलरली अगर ये कुछ इनवर्ड सप्लाईज करते हैं तो उस केस में भी सारी डिटेल्स जो होंगी वो इनकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी इन GSTR 4A में। नाउ GST CMP 08, अगर इनका कोई जो क्वार्टरली ये लोग भरेंगे GSTR 4 CMP 08 अगर वो नील है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि फाइलिंग ऑफ GST CMP 08 इज मैंडेटरी फॉर ऑल टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। फॉर सच टैक्स पीरियड अ नील GST CMP 08 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। ठीक है, इनको नील भरना पड़ेगा, ठीक है, एंड इसके लिए कोई टेबल्स नहीं है इन एनी ऑफ इट्स टेबल्स। देन हम पढ़ेंगे कि सेम हमने पढ़ा कि SMS वेरीफाइड के थ्रू भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टेटमेंट रिटर्न फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब जो कॉम्पोजिशन स्कीम्स को लेने के पहले का बात हो रही है कि उसके स्टेटमेंट या रिटर्न का क्या होगा। So if a registered person opts to pay tax under composition scheme from the beginning of a financial year, if a registered person opts to pay tax under composition scheme from the beginning of a financial year के beginning से ही करता है तो he will where required furnish statement return relating to the period prior to paying tax under composition scheme till the due date of furnishing the return for the month of September of the succeeding financial year, or furnish of an annual return of the preceding financial year, whichever is earlier. Now GSTR 4 for period prior to exiting from composition scheme. GSTR 4 for the period prior to exiting from कॉम्पोजिशन स्कीम। अब क्या कर रहे हैं अब हम कॉम्पोजिशन स्कीम से निकल रहे हैं। पहले हम कॉम्पोजिशन स्कीम में आए थे, उसकी बात की गई थी कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में आए हैं और उसके पहले के पीरियड का हम क्या करेंगे। अब क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉम्पोजिशन स्कीम से निकल रहे हैं। अब जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम से निकलेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द composition scheme at his own motion or where option is withdrawn at the instance of the proper officer will where furnished। मतलब वो जो है composition scheme से निकल रहा है या तो अपनी खुद की विल पर या proper officer के कहने पर। सो उस केस में क्या होगा, सो इसको जो डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी दैट विल बी GST CMP 08 जो कि क्वार्टरली होता है, और GSTR 4
जो कि हमारा एनुअल रिटर्न होगा। तो जो मंथ क्वार्टरली फाइलिंग होगी दैट विल बी 18th ऑफ द रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू हिज एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम से निकलने से पहले का जो भी होगा उसको कब तक फाइल करना पड़ेगा, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच द डेट ऑफ विड्रॉल फॉल्स। जिस क्वार्टर में वो फॉल करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो दिसंबर में विड्रॉ कर लेता है तो उसकी जो ड्यू डेट रहेगी दैट विल बी 18th ऑफ जैन। फाइन। उसके बाद अगर उसको क्वार्टरली उसको अगर एनुअल जो रिटर्न भरनी है GSTR 4 में, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच विड्रॉल फॉल्स। फाइन। ये बहुत इजी वे में यहाँ पर टेबल फॉर्म में दे रखा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में पहले आया है और कॉम्पोजिशन स्कीम से फिर वो रेगुलर टैक्स पेयर बन गया है, तो इस केस में क्या करेगा वो लोग, अगर पहले वो रेगुलर टैक्स पेयर था और अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आया है और कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने से पहले का कुछ भी अगर उसका हिसाब किताब है तो उसके लिए ये है उसको मतलब कि उसकी जो ड्यू डेट रहेगी उसके पहले के जितना भी उसके पास टैक्स था, जितना भी उसके पास ITC था जो उसको टैक्स पे करना था, वो सब का जो काम वाम करना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम से को छोड़ रहा है और रेगुलर टैक्स पेयर बन रहा है वो, तो उस केस में जो क्वार्टरली जो फाइल कर फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स होगी वो कब तक कर सकता है, वो 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच द डेट ऑफ विड्रॉल फॉल्स। ठीक है। और GSTR 4 का सेम वही है कि जिस पीरियड में वो विड्रॉ कर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के जो उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके 30th ऑफ अप्रैल तक का जो टाइम उसके पास रहेगा GSTR 4 में सारी डिटेल्स को फर्निश करने के लिए। उसके बाद आता है GSTR 5। GSTR 5 क्या है, रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या है, रिटर्न फाइल करने की डेट है, फॉर्म है GSTR 5। अब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होंगे, कि जो पर्सन जो है कोई इंडिया का पर्सन नहीं है, एक नॉन रेजिडेंट है जो कि हमारी कंट्री में नहीं रहता है, वो किसी और कंट्री से आया है हमारे कंट्री में कुछ टाइम के लिए बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए ये इन लोगों का जो GSTR फॉर्म है वो डिफरेंट दिया गया है। इसका जो हमारे पास चैप्टर है ये डिफरेंट चैप्टर है जो कि हम करेंगे इन फ्यूचर। सो GSTR 5 रहता है इनके लिए, और इनका जो मंथली रिटर्न कैसे भरते हैं। ठीक है। अ रजिस्टर्ड NRTP इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द A registered NRTP is not required to file the statement of outward supplies and return applicable for a normal taxpayer। एक जो रजिस्टर्ड NRTP होता है उसको रिक्वायर्ड नहीं होता है कि वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करे जैसे एक नॉर्मल टैक्स पेयर करता है। ठीक है। इन प्लेस ऑफ सेम अ सिंप्लीफाइड मंथली टैक्स रिटर्न हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन GSTR 5। फाइन। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट क्या होगी, GSTR 5 शुड बी फर्निश्ड विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। तो इसको हम समझेंगे कि विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, मतलब 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ मान सकते हैं, 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, और 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन पीरियड की वैलिडिटी ख़त्म होने के विद इन 7 days। ठीक है। विद इन 7 days जो भी पहले आएगा पीरियड वो मान ली जाएगी उसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे हुआ उसके विद इन 7 days भरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल। NRTP should pay the tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under CGST Act or the provisions of the return chapter under CGST rules till the date of filing of GSTR 5।
ठीक है, जब तक वो लास्ट डेट रहेगी GSTR फाइल को करने की, तो तब तक वो उसको भर सकता है. And this is important, NRTP is not required to file an annual return. इसको annual return फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Then GSTR 6, return for input service distributor. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म है दैट इज़ GSTR 6. फाइन. सो पहले ही पढ़ेंगे पॉइंट. An ISD is required to distribute both eligible as well as ineligible credit as per rule 39 of the CGST rules. Monthly return की अगर हम बात करें कि ISD is not required to file statement of outward supplies with its return. It needs to file only a monthly return in form GSTR 6 electronically through the common portal. Form GSTR 6 contains the details of ITC received for distribution. फाइन. देन द लास्ट डेट क्या है इसकी, GSTR 6 को फाइल करने की जो लास्ट डेट रहेगी ऑन और बिफोर द 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ. ठीक है. उसके बाद है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC रिसीव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जो ऑटो पॉपुलेशन होगा, जितनी भी ITC रिसीव उसका वो करेगा, तो वो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो कहाँ आ जाएगी, GSTR 6A में आ जाएगी. फाइन. उसके बाद है GSTR 7, रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो GSTR 7 जो है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS का रिटर्न फाइल करना है उन लोगों को. तो उस केस में क्या होगा, वेन एवर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड टू अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज, रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51. इसके लिए जो सेक्शंस हैं दैट इज़ 51 एंड TCS के लिए जो है वो है 50 और 52. ठीक है, उसके बारे में हम इन फ्यूचर बात करेंगे. एंड इसका जो मंथली रिटर्न होगा, उसका जो डिडक्टर्स आर रिक्वायर्ड शैल फर्निश मंथली रिटर्न इन फॉर्म GSTR 7 इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल. इसकी जो लास्ट डेट रहेगी दैट इज़ ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑफ द कैलेंडर मंथ. फाइन. इसके बाद है कि TDS डिटेल्स अवेलेबल टू डिडक्टी ऑन कॉमन पोर्टल. कि TDS की जो डिटेल्स होंगी वो अवेलेबल रहेंगी डिडक्टी के लिए किस पे, कहाँ, कॉमन पोर्टल पे. GST का जो कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in, वहाँ पे उनको मिल जाएंगी इन GSTR. The details of TDS furnished by the deductor in GSTR 7 shall be made available electronically to each of the deductees on the common portal after filing of form GSTR 7. GSTR 7 को जैसे हमने पढ़ा था GSTR 1 को फाइल करने के बाद फर्निश करने के बाद वो खुद ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी इन GSTR 2A में ऑफ द रेसिपिएंट. सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा. ठीक है. उसके बाद टैक्स रिडक्शन एट सोर्स सर्टिफिकेट. और TDS सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द डिडक्टर. अब जो TDS सर्टिफिकेट है डिडक्टर ही इशू करेगा. इट्स ऑब्वियस. द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टैक्स इन्फॉर्म GSTR 7A to the deductee, the supplier from whose payment TDS is deducted within 5 days of crediting the amount to the government. It contains the details pertaining to the value on which within 5 days of crediting the amount to the government. 5 दिन मतलब कि गवर्नमेंट को ये अमाउंट दे देने के 7 डेज़ के अंदर जो है विदिन 7 डेज GSTR 7A में इशू करना पड़ेगा डिडक्टर को TDS सर्टिफिकेट. देन ड्यू डेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. अब ड्यू डेट क्या है इसके टैक्स को पे करने के लिए. ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 3B, GSTR 5 एंड GSTR 7 आर लिंक्ड विद द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न. अब इनकी जो ड्यू डेट है वो लिंक्ड है कि जितनी डेट को ड्यू डेट इनकी एक्चुअल में फॉल करती है वही इनकी ड्यू डेट रहेगी. दैट इज द टैक्स लास्ट डेट्स फॉर फाइलिंग सच रिटर्न्स आर ऑल्सो
द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल सच रिटर्न्स. फाइन. इसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन. पहले हम ये पढ़ेंगे, इफ़ अ रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड हाउ कैन इट बी रिवाइज इफ सम चेंजेस आर टू बी मेड. कौन कौन सी मतलब कि कैसे रिटर्न हम फाइल करेंगे इफ़ अ हैज़ बीन फाइल्ड, हम रिवाइज कैसे करेंगे उस चीज़ों को. फाइन. सो ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स डिस्कवर्ड in the returns filed under section 39 can be rectified in the return to be filed for tax period during which such omission or incorrect particulars are noticed. Any tax payable as a result of such error or omission will be required to be paid along with interest. अगर कोई ऐसा ओमिशन या कोई ऐसा रेक्टिफिकेशन या कोई इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स जो है रह गए हैं तो वो फर्निश करेंगे जिस पीरियड में वो हमें पता चले हैं, उस पीरियड में हम उसको कर देंगे, पे कर देंगे और विद इंटरेस्ट. और वो हम किसके साथ करेंगे, इंटरेस्ट के साथ में करेंगे. बट इसके भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं. क्या एग्जेम्पशन है इसके, कि ये जो है उस केस में नहीं होगा अगर देयर इज़ अ स्क्रूटनी अकाउंट ऑफ स्क्रूटनी ऑडिट या इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़. मतलब जो इंस्पेक्शन या कोई स्क्रूटनी हुई है जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने की है, तो उस केस में भी हम इसका ये एप्लीकेबल नहीं होगा. फाइन. तो टाइम पीरियड फॉर मेकिंग रेक्टिफिकेशन को करने के लिए हमारे पास क्या टाइम पीरियड रहेगा. सो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर को भरने की जो ड्यू डेट रहती है दैट इज़ 20th of October ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न भरने की जो एक्चुअल डेट रहती है वो या 20th of October, whichever is earlier. Now इसके बाद है अदर रिटर्न्स. क्योंकि मेरी अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो यहाँ से मैं आपको करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को मतलब सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आने वाली जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे आपको अपडेट मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.